गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पूर्व में आप लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सविस्तार से अध्ययन किया है और उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन, जैसे व्यक्तिगत इकाइयाँ, कीमत सिद्धांत, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा भी की है। अब जो है ये अर्थशास्त्र का जो इकाई 2 यानी दूसरा जो भाग है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उसका चैप्टर है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त का, कुल का, योग का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों के जो दोष थे, यानी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो दोष थे, उन दोषों के निवारण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का होना आवश्यक था। जब हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, तो वहां कुल बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उनके मध्य व्यवहार, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा हम देखते हैं। पहले समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों, औसतों का, जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि के व्यवहारों को और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा है, काफी अच्छी परिभाषा है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इनका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है, तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। प्रोफेसर शुल्च की भी परिभाषा छोटी और शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है, और राष्ट्रीय आय बहुत ही महत्वपूर्ण है एक देश के लिए, है ना, क्योंकि यही से आप कंपेयर कर सकते हैं अन्य देशों के साथ में। तो इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन करना है वो आपको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र आया कहाँ से, क्यों समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता महसूस की गई, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किनके थ्रू हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो देखिए कि आपका एनसीईआरटी की बुक में काफी अच्छे से दिया गया है। सन 1929 की महामंदी और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार करना है बच्चों। देखिए, 1929 के महामंदी के समय वो एक ऐसा दौर था जब पूरा जो अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार में के स्तरों में भारी गिरावट देखी गई थी, यानी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उस समय एक ऐसी कंडीशन बन गई थी, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा रोजगार नहीं थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रोजगार, पूर्ण रोजगार की मान्यता थी, और ये महामंदी का ऐसा दौर था 1929 से 1933 के समय कि बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई थी। मतलब व्यक्तियों के पास काम नहीं थे, रोजगार नहीं था, तो वस्तुओं की मांग कम हो गई थी। मांग कम हो गई यानी वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया यानी कारखाने बंद पड़ गए, लोगों को काम से निकाल दिया गया, और ऐसी कंडीशन में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। अब सिर्फ जरूरत की वस्तुओं को ही व्यक्ति यूज कर रहा था। तो ये समय ऐसी घटनाएं हुई कि तब ये देखा गया कि अर्थशास्त्रियों ने ये सोचा गया कि जब इतनी गिरावट हो गई, बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गतों में 33% की गिरावट आई, तो इन घटनाओं ने जो अन्य अर्थशास्त्री थे, इसका देखिए सबसे पहले जो इन्होंने जो अपनी पुस्तक में चर्चा की थी वो थे जॉन मेनार्ड किन्स। इसके साथ फिर और कई अर्थशास्त्री आए, उन्होंने भी इनका समर्थन किया, और इनके साथ में मिलके उन सब लोगों ने यह सोचा कि नहीं, अर्थव्यवस्था में अच्छे से चलाने के लिए, इनको हम अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नए कार्यों के हिसाब से या अन्य संबंधों के हिसाब से सोचना आवश्यक है। तभी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली और विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना आवश्यक हो गया। और ऐसे ही समय में फिर आया आपका समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि व्यष्टि के अंतर्गत व्यक्तिगत और रोजगार की बात कर रहे थे। अब तो यहाँ पे रोजगार सबके पास नहीं था,
लेकिन कुल कितने लोग रोजगार नहीं थे, बेरोजगार हो गए थे, कुल कितने उत्पादन बंद हो गए थे, यानी अब कुल का अध्ययन करना हमको आवश्यक था, क्योंकि उस हिसाब से ही हम नियोजन के कार्य कर सकते थे। तो इस प्रकार से इन अर्थशास्त्रियों ने समष्टि अर्थशास्त्र को सबके नजरों में लाया, या यहाँ से इसका उद्भव प्रारंभ हुआ। इसलिए इसको कहा गया है कि 1929 की महामंदी के दौरान ही समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब जब समष्टि अर्थशास्त्र जो पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करता है, अध्ययन करता है, तो एक समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। यानी व्यष्टि और समष्टि दो के माध्यम से कार्य प्रणाली प्रारंभ हुई। अब समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? व्यष्टि को हम समझ लिए हैं, अब वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र किन किन क्षेत्रों पे कार्य करता है। तो पहला है आपका राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत यानी इसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा, उसके तत्व और माप की विधियां तथा सामाजिक लेखांकनों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय आय का जो मापन किया जाता है उसकी विधियां भी इसी के अंतर्गत आ गई है ना। फिर रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन, इसमें जैसे प्रभावपूर्ण मांग कैसी है, कुल पूर्ति कैसी है, कुल उत्पादन कितना है, कुल निवेश, कुल बचत, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। तभी तो हम बेरोजगार और रोजगार के बीच में उसकी समस्याओं का अध्ययन कर पाएंगे। यानी रोजगार का सिद्धांत यहाँ कार्य कर रहा है। फिर मुद्रा का सिद्धांत, यानी मुद्रा का सिद्धांत भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, क्योंकि रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का काफी प्रभाव पड़ता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र मुद्रा के कार्य और उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेगा। मतलब मुद्रा किस प्रकार से, क्योंकि देखिए जो भी वस्तुओं का लेन देन होता है सब मुद्रा के माध्यम से होता है। रोजगार में, उत्पादन में, हर जगह मुद्रा जो व्यक्तियों को दी जाती है वो धन के रूप में यानी मुद्रा के रूप में दी जाती है। तो उनकी समस्याओं का, मुद्रा के कार्यों का अध्ययन किया जाएगा, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा। बैंक और वित्तीय संस्थानों का भी अध्ययन किया जाएगा जो मुद्रा के बहुत बड़े स्रोत बनते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है, इसका क्षेत्र है। फिर सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें मूल्य बढ़ रहा है यानी मुद्रास्फीति अर्थात कीमतों में होने वाले सामान्य वृद्धि। फिर मुद्रा संकुचन यानी कीमतों में होने वाली कमी। इन सब समस्याओं का मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति या मुद्रा संकुचन, ये दो मुद्रा से संबंधित बहुत बड़े, मतलब जिसके आधार पर कीमत और मुद्रा का दोनों का संबंध बताया जाता है और कई समस्याओं को समझा जा सकता है। तो उसका अध्ययन भी आपको इसी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही करने के लिए मिलेगा। आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक विकास से संबंधित प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि, उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय जब निकालते हैं तो राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलती है। और जब राष्ट्रीय आय का मापन, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत का हम समष्टि के अंतर्गत व्याख्या करते हैं तो ठीक उसी प्रकार इसके अंतर्गत ही आर्थिक विकास के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय का भी जिक्र होगा, क्योंकि यही एक देश के प्रति व्यक्ति की आय कितनी हो रही है, औसत आय का किस प्रकार से विकास हो रहा है, यह हमको इसी क्षेत्र में यानी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही सुनने के लिए या देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार की राजस्व और मौद्रिक नीतियों का भी अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति, एक देश की राष्ट्रीय आय के साथ साथ उस देश के प्रति व्यक्ति की आय की कैसी है, औसत जो निकाला जा रहा है वह उसकी आर्थिक विकास को इंगित करता है। तो इसलिए आर्थिक विकास का सिद्धांत यानी ये जो क्षेत्र हैं, ये 5 क्षेत्र आपको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए मिलेंगे। यानी इससे संबंधित समस्याएं, इसके सिद्धांत, इसके ऊपर किस प्रकार कार्य करना है, ये सारी चीज का आपको समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करना होगा। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत,
सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत और आर्थिक विकास का सिद्धांत। ये हो गए इसके क्षेत्र। अब देखते हैं बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। आप लोगों ने इसके पूर्व में व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखी थी, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयां वगैरह का वर्णन है। अब जहां वो छोटी छोटी इकाइयां हैं, अब यहाँ पे बड़ी इकाइयां, विस्तृत इकाइयों की बात हम करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के अंतर्गत विस्तृत दृष्टिकोण, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत है क्योंकि इसमें छोटी छोटी इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान होता है। यहाँ कुल का अध्ययन किया जाता है, सबके योगों का अध्ययन किया जा रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, अंतर्राष्ट्र में यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। तो यहाँ पर विस्तृत दृष्टिकोण रखा जाएगा। फिर विस्तृत विश्लेषण, जब दृष्टिकोण बड़ा है तो विश्लेषण भी वैसे ही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ सरकार की राजस्व एवं मौद्रिक नीतियों के सामान्य प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वहां व्यक्तिगत इकाइयों का, लेकिन यहाँ सरकार की राजस्व एवं मौद्रिक नीतियां, किस क्षेत्र में कितना मुद्रा देना है, किस क्षेत्र में राजस्व का कितना हिस्सा खर्च करना है, कहाँ क्या आवश्यक है, यह इस प्रकार से विस्तृत विश्लेषण का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। परस्पर निर्भरता, समष्टि अर्थशास्त्र की मात्राएं एक दूसरे से परस्पर इतनी संबंधित होती हैं कि एक में परिवर्तन करते हैं तो अन्य मात्राओं के संतुलन पर स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब जितने समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो अध्ययन कर रहे हैं या जो सिद्धांत है, यदि हम एक में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में भी धीरे परिवर्तन होने लगता है, यानी उसी आधार पे हमको दूसरे को भी संतुलित करना होता है। फिर सामूहिक हितों पर जोर, समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक, क्योंकि यहाँ पे कुल का अध्ययन कर रहे हैं हम, यानी हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को कार्य नहीं कर रहे, किसी विशिष्ट फर्म के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सामूहिक हित कर रहे हैं। एक प्रदेश, एक राज्य में कितनी की आवश्यकता है, कौन सा क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा हुआ है, कौन सा राज्य ज्यादा पिछड़ा है, तो उसके सामूहिक हित पे वहां कितने लोगों के लिए रोजगार दिया उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से सामूहिक हित पर जोर दिया जाता है, इसीलिए इसको सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार का अध्ययन केंद्रीय स्थान रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय निकालना है, कुल रोजगार का अध्ययन करना है, कुल उपभोग का अध्ययन करना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो एक देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ के रखती है। कुल रोजगार, कितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं, इसलिए ये कहा गया है यहाँ पर कि यह जो सामूहिक अर्थशास्त्र है, यह पूरा इसमें आय और रोजगार जो है ये केंद्रीय स्थान की भूमिका अदा करता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं हो गई। ये 5 पॉइंट विशेषताएं के हुए, विस्तृत दृष्टिकोण, विस्तृत विश्लेषण, परस्पर निर्भरता, सामूहिक हितों पर जोर, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ये विशेषताएं हो गई बच्चों। अब इसके महत्व को देखिए कि किस प्रकार से इसको महत्व हो गए। जैसे इसके बारे में हम ये देख रहे हैं कि इसकी विशेषताएं हुई, इसके क्षेत्र हो गए, तो उसी प्रकार उसका महत्व भी उसी आधार पे ज्यादा लाभदायक है। देखिए, कार्य प्रणाली को समझने में सहायक, ये स्पष्ट है इसमें कि हमको कुल का अध्ययन करना है, तो हम कुल रोजगार, कुल उत्पादन जैसे परिभाषा में भी पढ़ा, तो उस आधार पे हम कार्य करेंगे। यानी सामान्यतः प्रत्येक देश की समस्याएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है, छोटे इसमें नहीं जाएंगे। समस्या जब देखना है तो पहले उसका बड़ा रूप देखेंगे कि कहाँ है, छोटे पे तो हम बाद में जाते हैं क्योंकि वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग छोटों इकाइयों का अध्ययन कर रहा है, लेकिन छोटे में हमको उलझना नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे कार्य प्रणाली को समझने में सहायक, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक देश की कुछ समस्याएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं, जैसे कुल आय, कुल उत्पादन, संपूर्ण रोजगार। तो इन समस्याओं का आर्थिक विश्लेषण करके इनका समाधान और हल निकालता है, इसलिए इसको कार्य प्रणाली को समझने में हम आसान कह सकते हैं, क्योंकि ये आर्थिक विश्लेषण कर उसका समाधान निकालने के लिए बात करता है। फिर आर्थिक उतार चढ़ाव के कारणों का अध्ययन।
अर्थात कुल आय, उत्पादन तथा रोजगार में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञात करने पर आर्थिक स्थिति प्राप्त करने के उपाय ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि कुल आय कम हो गई है तो क्या रीजन है, उत्पादन क्यों कम हुआ है, यानी उसकी समस्याओं को जानेंगे, उसमें स्थिरता प्राप्त करेंगे और आर्थिक उतार चढ़ाव में सामंजस्य बना के रखेंगे। फिर उचित मौद्रिक नीति। मौद्रिक, देखिए यहाँ पर पहले भी आया है कि इसमें केंद्रीय आय और जो रोजगार है ये आपका क्या है, केंद्रीय स्थान रखता है। तो उचित मौद्रिक नीति, एक तो हमने इसका क्षेत्र भी क्या देखा कि मुद्रा का सिद्धांत यानी बैंक वगैरह सब मौद्रिक नीतियां इनके हाथ में है, मतलब इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। तो महत्व भी देखिए, मौद्रिक राजकोषीय नीतियों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जिससे यहाँ नीतियां निर्धारित की जाती हैं। जैसे बैंकों में ब्याज की दर कितना होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे किस व्यापारिक बैंकों को कितना मिलना चाहिए, या दूसरे बैंकों में किस प्रकार की सहायता की जानी चाहिए। ये सारी मौद्रिक नीतियां जो निर्धारित होती हैं वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो समष्टि अर्थशास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सहायक होती हैं। फिर आर्थिक नियोजन में सहायक, नियोजन के लिए आवश्यक सामग्री समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही प्रदत्त होती है। क्योंकि व्यापक अध्ययन करना है आर्थिक नियोजन के लिए, जैसे व्यष्टि से छोटी छोटी इकाइयां आ रही हैं उनको टोटल किया जा रहा है, लेकिन नियोजन करना है तो बड़ी इकाई को ध्यान में रखते हुए ही करना है। यानी जैसे हमारे घर में कुछ कार्यक्रम है तो हम ये देखते हैं कि अरे चलिए शादी है तो कितने लोगों को बुला रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे अरे मिश्रा जी को बुला रहे हैं तो साहू जी को बुला रहे हैं तो टैगोर जी आ रहे हैं, इन सब को नहीं देखेंगे, या इनके घर में 3 मेंबर, उनके घर में हम टोटल आकलन देखेंगे। यानी वो छोटे छोटे को हम अभी नहीं काउंट करेंगे, हम एक एवरेज बना के चलेंगे। अरे हमारे यहाँ पर हमको 500 लोगों को बुलाना है या हमको 300 लोगों का टारगेट है हमारा, है ना, तो ये 300 लोगों के लिए कितना खर्चा, हमारा बजट कितना आएगा, ये बड़े पैमाने पे पहले बात ये होगी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार आर्थिक नियोजन में सहायक यानी नियोजन के लिए आवश्यक सामग्री समष्टि अर्थशास्त्र यानी कुल के द्वारा ही प्राप्त होगी। अतः व्यापक अर्थशास्त्र के द्वारा नियोजन देश के विभिन्न साधनों की जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकती है। तो जब नियोजन भी किया जाता है तो बड़ी इकाइयों के आधार पर करेंगे तो हम ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। नहीं तो हम इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, फिर काउंट कर रहे हैं, अरे हाँ इस पे इतना खर्चा हो जाएगा, उस पे खर्चा हो जाएगा, तो हमारा आकलन सही नहीं होगा और हमको ज्यादा लंबी प्रोसेस से होके गुजरना होगा। टोटल देखे जाएंगे, अच्छा कितनी फैमिली को, कितने लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, आप उनका एवरेज बना दीजिए। किसी घर में 5 मेंबर है, किसी घर में 2 मेंबर है, तो क्या सारे के सारे 5 मेंबर आने वाले हैं, क्या दोनों मेंबर आने वाले हैं, मतलब एक एवरेज निकालना जरूरी है, टोटल निकालना जरूरी है। टोटल के आधार पे हमको भवन लेना होता है, टोटल के आधार पे हमको खाने की व्यवस्था करनी होती है, हर प्रकार का इंतजाम कुल के आधार पर होगा। ठीक उसी प्रकार आर्थिक नियोजन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नियोजन जो है कुल के आधार पर किया जाएगा कि यहाँ पे कितना किस हिसाब से कार्य करना है। फिर राष्ट्रीय आय का अध्ययन, किसी भी देश की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसकी राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखांकन के द्वारा ही होता है। यानी किस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, अमेरिका की राष्ट्रीय आय कितनी है, ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय कितनी है, और कौन सा देश ज्यादा उन्नत है, क्योंकि इसी आधार पे हम कहेंगे कि हाँ ये वाला देश की राष्ट्रीय आय कम है, इसकी ज्यादा है, हम तुलना कर सकते हैं। तो ये भी राष्ट्रीय आय आपको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही निकालना होता है। तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों ये हो गए इसके महत्व। देखिए हमने विशेषताएं पढ़ा, क्षेत्र पढ़ा, महत्व पढ़ा, इनके पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं यानी इसके दोष कह लीजिए आप। तो यहाँ पे समूह की संरचना को महत्व न देना, समूह को महत्व दे रहे हैं, कुल को महत्व दे रहे हैं, लेकिन वो समूह कैसे बना, उसका आकार प्रकार कैसा है, वो किस प्रकार की बनावट है, तो वो चीज का महत्व यहाँ पर नहीं दिया जाता है। जैसे व्यक्तिगत इकाइयों, वेस्टे में क्या होता है, सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयां, कुल का अध्ययन नहीं कर रहे थे, सिर्फ छोटी छोटी इकाइयों को ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ हम समूह को देख रहे हैं, लेकिन समूह का एक मेंबर बीमार है, अरे हमको समूह के लिए ये देखना है कि हमारे पास 11 प्लेयर है और हमको मैच खेलना है, लेकिन हमारा एक जो
खिलाड़ी है वो घायल है, हमने उसको देखा ही नहीं, हमने देखा हमारे 11 खिलाड़ी है, अरे पर 11 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी की स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो गया है, तो अब क्या करें। तो ये जो है, ये समूह की संरचना को महत्व नहीं देना, ये दोष भी है। तो सामान्यतः यहाँ पर क्या होता है, उसका समूह की जो संरचना है, किस प्रकार की बनावट है, इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। समूह पर ध्यान दे रहे हैं। व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की तुलना में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसे करने से छोटी छोटी इकाइयों के योग से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी देखिए, जहां हम कुल की बात कर रहे हैं सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कुल को हम इतना ध्यान दे रहे हैं, हम टोटल के आधार पर ध्यान कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातों में ही उलझ के कार्य कर रहे हैं, तो हमको छोटा चीज जो है वो ध्यान नहीं जाता है ना। ये एक प्रकार से, इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीजें हमने सीधा क्या कर लिया कि बहुत बड़ी चीजें का कार्य कर लिया। यानी एक बोरा गेहूं हमने उठा लिया, लेकिन उस गेहूं में घुन लगा था उसको हमने नहीं देखा है ना। हमने तो पूरा बोरा उठा लिया कि हमको इतना चाहिए, कौन छोटा थोड़ा किलो के हिसाब से क्यों ले, सीधा एक बोरी उठा लो, और फिर गेहूं का बोरा उठा लिया, लेकिन घर पे आने के बाद पता चला उसमें घुन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमको वहां पर भी, यानी हमको स्पष्ट बोल के आपको उन समस्याओं को भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन होती है, यानी समूह को देखा जाता है, कुल को देखा जा रहा है। जैसे एक प्रकार से और अच्छा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम किसी राज्य के ऊपर, किसी राज्य में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वह राज्य जो है औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है, तो वहां उद्योग खोल रहे हैं। हमने घोषणा कर दी, राजनीति के आधार पर हमने, केंद्र ने घोषणा कर दी कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे खोले जाएंगे, लेकिन ये देखा ही नहीं कि वहां प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध ही नहीं है। तो जब प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे किस चीज का उद्योग करेंगे। जिस चीज के उद्योगों की घोषणा की, वहां से उस चीजों की उसका कच्चा माल वहां पे नहीं मिलेगा, तो हर चीज कितना महंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है यहाँ पर महत्व रखती हैं, तो ये एक दोष भी है। फिर निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। कई बार हम समूह पर कार्य करते हैं, समूह की मात्राओं का अध्ययन करते हैं, तो समूह के आधार पर सारे निर्णय सही हो यह आवश्यक नहीं है। यानी आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियां कभी कभी गलत परिणाम भी दे सकती हैं। फिर समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। हर बार यह जरूरी नहीं होता है, कई बार आंकड़े होते हैं ऐसे, जैसे कक्षा 11वीं में आप लोगों ने सांख्यिकी में पढ़ा भी है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। कई बार द्वितीयक आंकड़ों के आपने बहुत सारे प्रकार पढ़े कि किस प्रकार से हमने कुछ लोगों को चयन कर लिया, चयन किया है ना, लॉटरी सिस्टम वगैरह से उठा लिया। तो इस आधार पे हम सर्वे कर रहे हैं, आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन वो सभी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हम समूह में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो प्रत्येक की सही जानकारी हमको नहीं दे रहा है। उसी प्रकार समूह की इकाई या व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, यह इसका बड़ा दोष है। तो इस प्रकार से ये 4 दोष है बच्चों, इसको हम सीमाएं भी लिख सकते हैं। पर देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आपस में पारस्परिक निर्भरता के साथ चले। यानी दोनों एक दूसरे की कमियों को ध्यान में रखते हुए जब तालमेल बिठा के हम कार्य करते हैं, तो उस आधार पर देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। इसलिए इनको हमने 2 क्रियाएं कहा गया है अलग। तो आप ध्यान दीजिएगा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि एक फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करते समय समाज के कुल प्रभावपूर्ण मांग तथा देश में आय एवं रोजगार की मात्रा पर भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना करना तब तक संभव नहीं है जबकि व्यक्तिगत लोगों की आय तथा व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन को ज्ञात करके उनका योग न कर लिया जाए। मतलब व्यक्तिगत इकाइयां, विशिष्ट फर्में, उनको भी जानना जरूरी है। उनका योग जब हम कर लेंगे तो हम समष्टि के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी सही हम निर्णय ले पाएंगे। ठीक समाज में कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल रोजगार एवं कुल बचत आदि की मात्रा समाज के असंख्य व्यक्तियों एवं फर्मों के निर्णय का परिणाम होती हैं। अतः वे समष्टि और व्यष्टि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक कहलाते हैं।
यानी हम इसको जब देखते हैं कि ये पारस्परिक निर्भरता, यानी ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों पहले में भी कि समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। तो एक प्रकार से अंतर तो आप जान रहे हैं, अंतर को भी देखना है, लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हैं, विरोधी प्रतिस्पर्धी नहीं, एक दूसरे के कंपटीशन नहीं करते, जबकि साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब जाके अर्थव्यवस्था सही तरीके से कार्य करती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन तैयार होता है, इसको आप तैयार करेंगे परीक्षा के लिए। अब एक बार अंतर देख लेते हैं, क्योंकि अब व्यष्टि भी पढ़ चुके हैं और समष्टि भी पढ़ चुके हैं। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज और उसके व्यवहार का, संपूर्ण समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है, जबकि समष्टि में योग करने की क्रिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के निर्धारण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जो हमने कीमत निर्धारण देखा था, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल रोजगार, कुल आय आदि का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक इकाइयों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यहाँ पे व्यक्तिगत इकाइयां हैं, तो यहाँ कुल का योग है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट से भी पूछा जा सकता है, इस यूनिट से भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न आपके लिए अच्छा, जरूरी, महत्वपूर्ण है। एक और चीज यहाँ पे पूछी जाती है, स्टॉक एवं प्रवाह चरों में अंतर। तो देखिए, स्टॉक मतलब क्या? तो कुछ समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत धारणाएं होती हैं, तो उन धारणाओं के अंतर्गत यहाँ पे कई प्रकार की कुछ उपभोग वस्तुएं आ जाती है, उत्पादक वस्तुएं आ जाती हैं और स्टॉक एवं प्रवाह भी आ जाता है। तो उपभोग वस्तु ऐसी होती है, उसमें से कुछ वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, कुछ गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं जो या तो पहले बीच बीच में यूज की जाती है कच्चे माल के रूप में फिर से बेचने के लिए, और कुछ वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती है, यानी जो प्रोडक्शन के बाद दी जाती हैं। और एक चीज आ जाती है फिर आपके पास में स्टॉक एवं प्रवाह। ये सब आधारभूत धारणाएं हैं समष्टि की। तो स्टॉक और प्रवाह के बारे में पूछा जाता है, अंतर भी पहले के इसमें कोर्स में प्रश्न पूछा जाता था, अभी एनसीईआरटी के इसमें तो नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। स्टॉक का अर्थ किसी एक विषय समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, यानी किसी खास समय पर, जबकि प्रवाह का अर्थ आर्थिक चर की वह मात्रा जिसे किसी समय अवधि के दौरान नहीं मापा जा सकता। स्टॉक यानी बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं, जैसे हमने किसी डेट, यानी आज रात को हमने देखा कितना माल बिक गया, अब कितना बच गया है, यानी स्टॉक। ठीक है, तो एक निश्चित समय बिंदु पर जो मापा जा रहा है, तो वो आर्थिक चर की मात्रा को स्टॉक कहेंगे। और प्रवाह जो चल रहा है, उसका समय अवधि निश्चित नहीं है, अभी बेच ही रहे हैं, चल रहा है, उसका विक्रय चल रहा है, खरीदना बेचना ये सब चल रहा है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता, कोई समय परिमाप नहीं होता, मतलब इसको हम बांध के नहीं रख सकते, यानी समय काल नहीं होता, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। अब देखिए उसको कैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, यदि ये है तो प्रवाह है। स्टॉक एक स्थिति का उदाहरण है, जैसे मुद्रा की मात्रा, जो बहुत मुद्रा की मात्रा कितनी है, टंकी में रखा पानी, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो उसमें कितना पानी रखा है। गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, यानी इतना गोदाम में इतना गेहूं रखा है, टंकी में इतने लीटर पानी है। जबकि प्रवाह क्या है? प्रवाह एक प्रावेगिक धारणा है, यानी उपभोग हो रहा है, निवेश हो रहा है, आय, नदी में जल जो प्रवाहित हो रहा है। प्रवाह यानी ये ध्यान रखिए कि प्रवाहित हो रहा है, तो ये चीजें हो गई आपकी प्रवाह के अंतर्गत। तो स्टॉक और प्रवाह चर में अंतर पूछा जाए तो इस क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग याद कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है आपका। इस
चैप्टर के इस क्वेश्चन के साथ ही आप एनसीईआरटी में भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की बुक में 2-3 ही प्रश्न पूछे गए हैं। 1929 की महामंदी का प्रश्न है, जैसे व्यष्टि समष्टि के बारे में पूछा गया है, अंतर उसका, उस एक दूसरे के पूरक होते हैं वो ध्यान में रखिए। ये स्टॉक प्रवाह हो गया। ये 4 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्र ध्यान रखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक में क्षेत्र के बारे में भी वर्णन पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैप्टर के साथ में एक बार फिर से वीडियो के साथ में आप अपनी बुक को अध्ययन कीजिए और साथ ही प्रॉपर नोट्स बनाइए और पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।